एक छोटे से गांव में ललित नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। गांव का दीवान बहुत दयालु था। उसने ललित पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब ललित बड़ा हो चुका था और आज भी वह दीवान के यहाँ काम करता था। दीवान भी उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन ललित से कहता है, ललित, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे भी क्या जल्दी है? मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहां? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो ललित। लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वहीं करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है फिर। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। दीवान का एक बेटा भी था जो यह सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है ललित की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है क्या? जुबान संभाल कर बात करो सुनील। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। ये मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहे वह करूंगा और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो फटीचर ललित नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराई की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब ललित ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो, और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे ललित जैसा बेटा दिया होता। सुनील वहां से गुस्से से चला जाता है। इस फटीचर ललित का कुछ करना पड़ेगा। यह 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो,
जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करे। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद दीवान ललित की शादी करवा देता है। ललित की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनील दीवान से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता। बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो सुनील। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदत छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बाद ही होगा। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर यह सब पैसे मेरे ही तो है। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहां से। सुनील गुस्से से चला जाता है। ललित दीवान को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बेटे, सुनील ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं ललित बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर सुनील बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूं मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहां भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करने की पड़ेगी। अगले दिन तिजोरी में से 20,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। दीवान अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसे का कोई पता नहीं चलता। तभी सुनील वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से 20,000 रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो यह बात है, चोर और कौन होगा? ललित ही होगा। जरूर उसी ने ही पैसे निकाले हैं। यह तुम क्या कह रहे हो सुनील? मुझे ललित पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसे पर नजर है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है?
एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी। मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुम ही ने की है। सच सच बताओ, वह पैसे कहां है? वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। ललित को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह रोने लगता है। बस सुनील, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम ललित को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब और एक शब्द भी नहीं। मैं ललित के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे ललित पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि ललित ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। ललित भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। यह ललित एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने चोरी की है। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूं, इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका सुनील। ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम ललित पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया तो तुमने ही की होगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने बेटे पर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। नहीं है। मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको ललित के घर की भी तलाशी लेनी होगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था? सुनील के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में वह पैसे नहीं मिलते। देखा, आप सबको नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि पैसे ललित ने ही चुराए हैं। बाहर उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। ललित के घर की तलाशी लेते हैं। फिर ललित के घर की तलाशी ली जाती है और ललित के घर में पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए मालिक, ललित के पलंग के नीचे रखे थे। यह देखकर ललित को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से। देखा पिताजी आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे ललित ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। दीवान को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। दीवान एक शब्द भी नहीं बोलता। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे। मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहां से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए।
मैंने कहा, न तुम नहीं बुलाओगे पुलिस, मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहां से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा। मालिक, मुझसे बात कीजिए मालिक। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया है, नहीं तो आज तुम जेल में होते। ललित दीवान को मनाने की बहुत कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। दीवान वहां से चला जाता है। मधु, यह क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है, और यह पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? यह जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो तो नहीं जानता मधु। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दीवान चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वह बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसे मिले हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर दीवान चाचा से बात करना। ललित मधु की बात मान लेता है और सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि ललित ने दीवान के घर से पैसे चुराया है। सारे गांव वाले ललित को देखकर बातें बनाने लगते हैं। ललित को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। ललित दीवान की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से दीवान ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमें तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, न ठीक से खाते हो न सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूं। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर ललित गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, भैया, मैं काम की तलाश में हूं। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। घर की हालत बहुत ख़राब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर ललित है ना, जिसने दीवान के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले। निकल यहाँ से। ललित को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर पास के गांव के सेठ के पास जाकर काम के लिए पूछता है। ऐसे ही बहुत से लोगों के पास जाकर काम का पूछता है, पर सभी उसे मना कर देते हैं। क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या नहीं? मधु देखने गया था, लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूं। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ? सब्जी नहीं लाई? जी, वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। फिर एक दिन ललित के घर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे ललित, मनरेगा में काम करने के लिए तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है। चलो जल्दी से। ललित और मधु बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे काम तो मिल गया। मधु, मैं निकलता हूं। लेकिन खाना तो खाकर जाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया।
उस सब बाद में मधु। मैं दोपहर में जब भी वक्त मिलेगा खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। ठीक है, आप जाइए। जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। ललित मनरेगा में तालाब खोदने का काम करता है और एक दिन में मनरेगा में पैसा भी मिल जाता है। ये लो भाई ललित, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से वक्त पर आ जाया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूं सेठ जी, कल आ जाऊंगा। ललित खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सरपंच दीवान से मिलने जाता है। दीवान, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जैसा तुमने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान कभी भी भूलूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनील एक आदमी से बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, उस सेठ के यहां ललित को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे, ललित के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहां सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही ललित के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूं वह सेठ ललित को कैसे काम पर रखता है। उस ललित को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूं। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा भी नाम सुनील नहीं। ये सारी बातें दीवान सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। गुस्से में वह सुनील के कमरे में जाकर बोलता है। अच्छा, तो यह बात है, तुम इतना गिर जाओगे यह हमने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे ललित ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधारोगे। तुम ही इतना गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस ललित पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। यहां तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधारोगे, तुम्हारा क्या भरोसा। कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। और अगले दिन दीवान सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताता है और उसका नौकर भी डर के मारे सच बता देता है। पुलिस भी बुलाई जाती है और सुनील और उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बेटे की वजह से ललित को जो झेलना पड़ा, उसके लिए दीवान 2 एकड़ की जमीन ललित के नाम करता है ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े।